Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you all to our another session. और आज के सेशन में हम बात करेंगे over the current legal knowledge for the month of April and May. अच्छा, अब आपका पेपर is on 19th of June, CLAT का पेपर, right? And April और May से related जितनी भी important news होगी आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. याद रखिएगा कि यहाँ पे जितनी भी न्यूज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई बिलीव अगर 19 जून को पेपर है तो अराउंड दिस टाइम ऑफ अप्रैल में उन्होंने पेपर शायद से अपना फॉर्म किया भी होगा तो क्वाइट लाइकली है थोड़े से हाई चांसेस है कि इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आपके फंस जाएं ठीक है तो हम आज का सेशन अब शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए सो द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज okay. Media cannot be given the right to speculate on the outcomes of ongoing investigations or criminal trials. Who says that? The Kerala High Court says that. And the name of the case is in front of you. Name of the case need not be remembered. अच्छा, now, just a minute. Yeah. तो अब यहाँ पे बेंच जो थी वो किसकी थी? बेंच थी ऑफ जस्टिस मोहम्मद नियाज सीपी, ठीक है? अब यहाँ पे there were these two people, दिलीप एंड सूरज. दिलीप एंड सूरज के ऊपर कुछ ऐसा केस लगा था दैट दे वर नॉट गिल्टी रादर उनके ऊपर एक केस चल रहा था कि उन्होंने अबडक्ट किया है और मोलेस्ट किया है एक फीमेल एक्ट्रेस को अब उनके ऊपर एक और बात चल रही थी कि जितने भी ऑफिशियल्स थे जो कि इस एक्ट्रेस के मोलेस्टेशन के केस को देख रहे थे ये लोग कॉन्स्पायर कर रहे थे उनको किल करने के लिए अच्छा तो अब क्या रहा अब जब ये केस चल रहा था इनके ऊपर तो सूरज हु वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ दिलीप उसने यहाँ पे कोर्ट के अंदर एक केस किया उन्होंने कहा कि जो मीडिया हाउसेस हैं यानी कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं न्यूज चैनल्स हैं ये सब हैं ये लोग उनको मीडिया ट्रायल से सब्जेक्ट कर रहे हैं व्हाट डज मीडिया ट्रायल मीन थोड़ा सा रुको बताती हूँ आगे और उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे ये जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं ये मीडिया हाउसेस ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है उससे रिलेटेड जितनी भी पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर रहे हैं इन द पब्लिक और उन्होंने यहां पे प्रे किया टू द कोर्ट कि भाई कोर्ट आप यहाँ पे इन मीडिया हाउसेस के ऊपर एक इंजंक्शन ला दीजिए कि ये कोई भी कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं लेके जाएं आउट इन द पब्लिक ठीक है इन द कोर्ट प्रोसीडिंग में जो भी चल रहा है आउट इन द पब्लिक नहीं लेके जाएं अच्छा अब तुमने कहा मैम ठीक है इन्होंने इसको प्रे किया बट मैम क्या कोर्ट इसको ग्रांट भी कर सकता है हाँ कि नहीं क्योंकि मैम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो गारंटीज यू राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस तो क्या ये मीडिया हाउसेस के पास एक फ्रीडम नहीं होगी कि वो जो भी कुछ देख रहे हैं जो भी कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं वो बाहर जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते क्या उनके पास इस चीज की फ्रीडम नहीं है तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला लेट्स अंडरस्टैंड दैट कोर्ट ने यहाँ पे एक इशू किया एक्स पार्टी गैग ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग दीज पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस फ्रॉम पब्लिशिंग एनी आइटम अच्छा अब ये एक्स पार्टी गैग ऑर्डर क्या होता है देखो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन टर्म एज टू व्हाट इज एक्स पार्टी एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है देखो आपको ये पैसेजेस में बहुत ज्यादा लिखा हुआ मिल सकता है तो व्हाट डज इट मीन आइडियली कभी भी कोई कोर्ट में केस जाता है तो दो पार्टीज कोर्ट के सामने जाती हैं और अपना मैटर डिस्कस करती हैं यस और नो यस बट मानो कल को एक पार्टी अपियर नहीं हो पाई कोर्ट के सामने फॉर वट एवर रीजन अब कोर्ट के ऑर्डर नहीं देगा बिल्कुल देगा है ना तो जब one of the parties to the case has not appeared before the court yet the court gives some ruling some order or something हम उसे कहते हैं ex parte order अब मैम ये गैग ऑर्डर क्या होता है गैग ऑर्डर का क्या मतलब होता है गैग ऑर्डर का ये मतलब होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हो टू बी मेड टू द पब्लिक टू एनी अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी ठीक है और ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप फ्री ट्रायल दे सको और ये यहाँ पे लिमिट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाती हूँ अच्छा सो यू ऑल रिमेंबर आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर बैक और टू आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द ईयर सुशांत सिंह की जब सुसाइड हुई थी राइट यू ऑल रिमेंबर हम लोग कितना ज्यादा रिया चक्रवर्ती के ऊपर मीडिया ट्रायल हो रहा था ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन हैड समथिंग टू कमेंट ऑन द एंटायर सिचुएशन आई थिंक शी इज द कल्प्रेट आई थिंक शी इज इन यू नो provoked सुशांत सिंह राजपूत टू गो एंड कमिट सुसाइड या अभी फॉर एग्जांपल जब आर्यन खान का केस चल रहा था अनन्या पांडे और आर्यन खान की कुछ चैट्स आउट ऑफ द पब्लिक मीडिया आ रही हैं एंड देन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी इन एवरी हाउस होल्ड हैड समथिंग टू पुट इन द सिचुएशन एंड हमने अपने ही दिमाग में एक बना लिया था कि यार मुझे तो लगता है इसकी बहन ने किया है मुझे तो लगता है इसकी गर्लफ्रेंड ने किया है मुझे तो लगता है अनन्या पांडे ने यहाँ पे किया है समथिंग लाइक दिस कि मीडिया ट्रायल यहाँ पे रुक जाए इसको हम कहते हैं एक गैग ऑर्डर ठीक है आप रिस्ट्रिक्ट करोगे कोई भी इंफॉर्मेशन को
कोई भी कमेंट को टू बी मेड इन द पब्लिक टू एनी अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी। अच्छा, ऐसा क्यों मैम? मैम, क्या हम लोग के पास ये फ्रीडम नहीं है? डोंट वी हैव द राइट टू बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी ऑफ इंडिया? यू सर्टेनली हैव द राइट। बट होता क्या है, देखो, हम आउट इन द पब्लिक, इन द मीडिया जब हम बात करते हैं, क्या हर इंफॉर्मेशन जो भी कुछ कोर्ट के अंदर चल रहा है, दोनों पार्टीज क्या एविडेंस रख रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या वो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है? नहीं। इनफैक्ट कुछ एक आध चीज हमारे सामने आ गई तो आ गई, राइट? अब उन्हीं कुछ एक एविडेंसेस की बेसिस पे हम लोग अपने दिमाग में कुछ कुछ चीजें बनाने लगते हैं, राइट? अब कोर्ट का ये कहना था कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा क्योंकि ये जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं, इससे होता क्या है कि डेनिग्रेशन ऑफ द जस्टिस सिस्टम होता है। यानी कि क्या? हाफ ट्रूथ लोगों के सामने आता है, और वो हाफ ट्रूथ के बेसिस पे अपने दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरीज बनाने लगते हैं, अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि इस इंसान ने ऐसा किया होगा, इस इंसान ने वैसा किया होगा। और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ जब ये चीज होती है कि भाई आप हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर अपने दिमाग में कुछ सोच लेते हैं कि इस इंसान ने ऐसा किया होगा, उस इंसान ने वैसा किया होगा, ये इंसान कल्प्रिट है, इस इंसान ने इसकी सुसाइड करवाई होगी, इस इंसान ने उसका मर्डर किया होगा, जो भी कुछ बातें हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाफ बेक्ड ट्रूथ, उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका राइट टू लाइफ अफेक्ट होता है। अब आपने कहा मैम राइट टू लाइफ कैसे? अच्छा, क्या हमारे पास सिर्फ मेयर राइट टू लाइफ है या राइट टू लिव विद डिग्निटी है? व्हाट डू यू थिंक? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना? जब ये राइट टू लिव विद डिग्निटी है, तो अभी इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल जो सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा था, राइट? नाउ a lot of judgments have said that right to life is not just talks about mere animal existence। आपकी सिर्फ mere animal existence नहीं होती है, आपके एक ऐसी existence होती है जहां पे आपके पास certain amount of dignity हो। अब जब ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह का केस चल रहा था, weren't we all subjecting रिया चक्रवर्ती to a lot of suspicion? हम सबको लग रहा था कि यार she must have given him some medicines, she must have provoked him to commit suicide, she must have done that, she must have done that। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी जो डिग्निटी थी, क्या वो हैम्पर हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। तो कोर्ट ने कहा कि यार ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इवन इम्पैक्ट्स द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई हम कोर्ट्स का काम क्या है? हु आर द वंस हु कैन एडजुडिकेट ओवर अ सर्टेन डिस्प्यूट? कौन कर सकता है? एक कोर्ट कर सकता है। तभी तो हमने एक फोरम बनाया है कि आप किसी भी पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जाइए और आप कोर्ट के अंदर डिस्कस किए। क्या वो मैटर हम पब्लिक को दे दिया जाता है कि पब्लिक डिसाइड करे? नहीं। जो लोगों के पास इतनी मेंटल कैपेबिलिटी है, इतने वो लोग लीगली साउंड माइंड के हैं, उन्हें पूरा लॉ पता है, हम उनके पास जाते हैं इन द कोर्ट टू एडजुडिकेट आवर डिस्प्यूट्स। तो उन्होंने कहा कि लेट अलोन दिस थिंग कि कौन सही है, कौन नहीं सही है, क्या होना है इस केस का, क्या नहीं होना है, लेट दैट अथॉरिटी ओनली एंड ओनली बी विद द कोर्ट। उन्होंने कहा कि कभी भी आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप अब्यूज ही करने लगे द जस्टिस सिस्टम इन इंडिया को। ठीक है, उस फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये बात तो आपको और मुझको बहुत अच्छे से पता है दैट ऑल द फ्रीडम्स दैट वी बीन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहीं पे भी एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर भी जब सूरज और दिलीप के ऊपर ये केस चल रहा था कि वो लोग कॉन्स्पायर कर रहे थे, ऑल दोस ऑफिशियल्स हु वर इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ दिस केस, या जो ये केस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मोलेस्टिंग और अबडक्टिंग अ फीमेल एक्ट्रेस, उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस इस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई भी पब्लिश नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिश नहीं कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे एक और बात ध्यान रखना कि मीडिया ट्रायल को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कहा जाता है, या पैरेलल इन्वेस्टिगेशन बाय द मीडिया भी कहा जाता है, और ये इंक्रोच करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज को और डिस्कस करता है प्रिविलेज इंफॉर्मेशन को। अच्छा, अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, कल को जैसे जब मैं आपके साथ कभी भी मेरी कॉन्वर्सेशंस होती हैं एंड वी हैपन टू डिस्कस अ सर्टेन पैसेज, अ लॉट ऑफ यू, एंड व्हेन आई से अ लॉट ऑफ यू आई रियली मीन अ लॉट ऑफ यू, हैपन टू टेल मी कि मैम हमको ना कुछ पैसेजेस की, लाइक फॉर एग्जांपल टॉर्ट्स पे कुछ आ गया, क्रिमिनल लॉ पे कुछ आ गया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे कुछ आ गया, हम एक बार तब भी समझ गए, बट वो टॉपिक्स जिनके बारे में हमने कुछ भी नहीं सुना, हमसे वो नहीं होते, है ना? क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल मीडिया ट्रायल इज सच अ कॉमन वर्ड विच आई बिलीव हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा,
है ना, विद द रीसेंट ट्रेंड्स जो कि अभी भी सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, विद द रीसेंट केसेस जो कि अभी सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं। बट मानो कल को एक पैसेज आ गया ऑन टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या पैरेलल इन्वेस्टिगेशन बाय द मीडिया, आपको फिर से लगेगा यार ये तो कुछ नया आ गया। वो कुछ नया नहीं था, वो मीडिया ट्रायल के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तो what do we have to learn from this case? We have to learn from this case that by the way of this very case which was discussed in TN Suraj versus State of Kerala and others, उन्होंने मीडिया हाउसेस की ये जो पावर थी कि भाई वो जाके कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी मैटर पब्लिक के अंदर इंफॉर्मेशन जाके रख सकते हैं, उन्होंने कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू उनकी इस पावर को, इस राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल किया। सिंपल, कोई डाउट यहां तक? कुछ भी हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको आंसर करूंगी एज एंड व्हेन आई सी योर कमेंट। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू टैग मी एंड राइट इट, अदरवाइज आई विल नॉट बी गेटिंग अ नोटिफिकेशन कि आपको कोई अगर इशू हो यहाँ पे तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज इज adopted son entitled to take adoptive mother's caste even if the biological father's record are not available। कौन कहता है ये कहता है बॉम्बे हाई कोर्ट इन दिस वेरी सर्टेन केस। अच्छा, अब पहली बात इसके अंदर अपन देख लेते हैं बेंच कौन सी है। बेंच है ऑफ सुनील बी शुक्रे एंड जी ए सनाप। ठीक है, अब इस केस के अंदर मैटर था तो था क्या? ठीक है, ये अडॉप्टेड सन की बात से कहां से शुरू हुई, अडॉप्टेड मदर की कास्ट की कहां से बात शुरू हुई, बायोलॉजिकल फादर के रिकॉर्ड्स की बात कहां से शुरू हुई। लेट अस ऑल एड्रेस इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस के अंदर था तो था क्या, मैं आपको बताती हूँ, गिव मी अ मिनट। ओके, या ओके, सो देयर वाज दिस वन सिंगल मदर। ठीक है, इन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था, और जो इन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था उन्होंने किया था फ्रॉम वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट मुंबई, और इन्होंने इसके लिए परमिशन ली थी फ्रॉम अ कोर्ट इन मुंबई। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मैम अगर उन्होंने एक सन को अडॉप्ट करना था तो एक कोर्ट की परमिशन क्यों ली? होल्ड ऑन, बताती हूं, आगे सुनो। अब कोर्ट ने कहा कि हम आपको इस सन को अडॉप्ट करने की परमिशन जरूर देते हैं, लेकिन आपको इसका एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ अटेन करना होगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट टाइप का आपको कुछ लेना होगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब यहाँ पे इन्होंने ये गई और इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ के लिए अप्लाई किया, और यहाँ पे इन्होंने जब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ के लिए मांगा तो उन्हें वो तो दे दिया गया, लेकिन देन शी अप्लाइड फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ दिस वेरी अडॉप्टेड सन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया इन्हें कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर थे, जो रियल फादर थे, उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट था जिसने इस बच्चे को अडॉप्शन में दिया था, इनके पास भी इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर के रिकॉर्ड्स नहीं थे, एंड ऑब्वियसली जो सिंगल मदर थी उनके पास भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। ठीक है, बात यहां तक तो अपनी क्लियर है। अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सिचुएशन में हैंग करके रखा था कि भाई कोर्ट से यहां से परमिशन क्यों ली गई है, कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ परमिशन यहां पे इसलिए ली गई है क्योंकि जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो क्लियरली इस रिक्वेजिशन को लिखता है कि भाई अगर आप किसी बच्चे को कभी अडॉप्ट भी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए रहेगी। ठीक है, क्यों चाहिए रहेगी वो भी थोड़ी देर में बताती हूं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे हमने बात कर ली है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, तो हम यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझते हैं। सबसे पहले ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या बताता है? ये बताता है कि कौन एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, एक हिंदू अडॉप्ट कर सकता है। अब यहाँ पे ये सेक्शन 7 के अंदर ये बताते हैं कि एक मेल कब एक मेल जो है वो कब क्या बोलते हैं, आप कब एक मेल को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हम कहें कि व्हाट आर दो सिचुएशंस जबकि एक मेल हिंदू कैन टेक समबडी इन अडॉप्शन। ठीक है, अच्छा, सेक्शन नंबर आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई वॉन्ट योर आईज ऑन टू द स्क्रीन, क्योंकि मैं आपको यहां से कुछ समझाऊंगी। वो कहता है कि एनी मेल हिंदू, कोई भी मेल हिंदू जो कि एक साउंड माइंड का है, ठीक है, एकदम प्रॉपर सैनिटी का है, एकदम बिल्कुल भी उसको इंसैनिटी के अटैक्स नहीं आते, कुछ नहीं आता, जो कि एक माइनर नहीं है, ठीक है, उसके पास एक कैपेसिटी होती है
कि वो चाहे तो एक सन को या एक डॉटर को अडॉप्शन में ले सकता है। ठीक है, अगर एक मेल है, उसको अगर एक बच्चे को अडॉप्शन में लेना है, तो फर्स्ट रिक्विजिशन क्या है कि आप साउंड माइंड के हो। दूसरा रिक्विजिशन क्या है कि आप खुद एक माइनर नहीं हो, प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, अगर उसकी एक वाइफ है, ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द वाइफ। यानी कि अगर आपकी वाइफ है तो आपको क्या वाइफ का कंसेंट नेसेसरी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाउएवर, वो यहां पे कहते हैं इन दो सिचुएशंस वेयर इन अ वाइफ हैज कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, उसने दुनिया त्याग दी है, ठीक है, या वो एक हिंदू नहीं रहती है। कौन हिंदू नहीं रहती है? द वाइफ हैज सीज द द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, या उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का बोल दिया गया है, तो कोर्ट कहता है इन इन सिचुएशंस के अंदर आपको अपनी वाइफ का कंसेंट नहीं लेना है, अदरवाइज आपको अपनी वाइफ का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। सिंपल, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि कब कब एक फीमेल हिंदू एक बच्चे को अडॉप्शन में ले सकती है। अभी तक हमने जो भी समझा था वो तब समझा था कि अगर एक कोई मेल इंसान है जो कि एक हिंदू है, वो कब कब एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट सिचुएशन कि अगर कोई फीमेल है, फीमेल हिंदू है, और उसको एक बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो उसके ऊपर क्या क्या रिक्विजिशंस हैं? सबसे पहले वो कहते हैं वो जो फीमेल हो वो साउंड माइंड की हो। सेकेंडली, वो फीमेल जो है वो माइनर नहीं हो। अगर वो फीमेल मैरिड नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकती है, और अगर वो मैरिड है, ठीक है, तो वो अडॉप्ट कर सकती है। या अगर आपकी मैरिज डिसॉल्व भी हो गई हो, आपकी आपने डिवोर्स ले लिया हो या कुछ कर लिया हो, या आपका हस्बैंड डेड हो, या आप या आपका हस्बैंड ने इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, या आपका हस्बैंड इज नॉट अ हिंदू एनी मोर, और इस चीज को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी है कि वो एक अनसाउंड माइंड का है, तो आपके पास एक राइट है कि आप एक सन या एक डॉटर को अडॉप्शन के अंदर ले सकते हैं। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल सिंपल सी रिक्वेजिशन है इसकी। क्या क्या है एक और बार समझाती हूँ। पहला, कि आप खुद एक साउंड माइंड के हो। दूसरा, कि आप एक माइनर खुद नहीं हो। एक अनमैरिड वुमन भी अडॉप्शन में ले सकती है किसी को, एक मैरिड वुमन भी किसी को अडॉप्शन में ले सकती है। अगर आपकी डिवोर्स हो गई है तो भी आप अडॉप्शन में किसी बच्चे को ले सकते हो। अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो भी आप अडॉप्शन में ले सकते हो। या अगर आपके हस्बैंड ने इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है तो भी आप एक बच्चे को अडॉप्शन में ले सकते हो। या आप खुद या सॉरी, या आपका हस्बैंड जो है वो उसने हिंदुइज्म को सीज कर दिया है एज अ रिलेशन, तो भी आप अडॉप्शन के अंदर ले सकते हो। और यहाँ पे अनसाउंड माइंड के आप नहीं होने चाहिए हो, ठीक है। तो दीज आर द कैपेसिटीज विच आर डिस्कस्ड अंडर दिस वेरी प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। कौन कौन एक बच्चे को अडॉप्शन के अंदर दे सकता है, ठीक है भाई। अडॉप्ट तभी तो करोगे जब कोई ना कोई अडॉप्शन में दे रहा होगा। तो अडॉप्शन में कौन कौन दे सकता है एंड इन विच सर्कमस्टांसेस दे सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। आई होप दैट द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। मैं थोड़ा सा जूम इन करूं क्या? आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं किस किसके पास राइट है टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। अ फादर हैज द राइट टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, a mother has the right to give a child in adoption, a guardian of a child has the right to give the child in adoption, ठीक है। सेकेंडली, अगर वो बोलते हैं कि अगर फादर अलाइव हो, ठीक है, तो उन्हीं के पास ये राइट है कि वो एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं, पर ये राइट तब तक एक्सरसाइज नहीं होगा जब तक कि उस बच्चे की मदर का आपके पास कंसेंट नहीं है। यानी कि अडॉप्शन में देने का राइट किसके पास है? फादर के पास। फादर ये राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब उसके पास उस बच्चे की मदर का कंसेंट हो टू गिव दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इन अडॉप्शन। फर्स्ट टू पॉइंट्स क्लियर, नो इश्यूज, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि मदर का कंसेंट देखो यहां तक जरूरी तो है, हाउएवर अगर उस मदर ने कंप्लीटली इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, या वो मदर अब एक हिंदू नहीं रही है, या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस मदर को अनसाउंड माइंड का बोल दिया है, तो ये जो कंसेंट ऑफ मदर आपको लेना है ना, ये इन सिचुएशंस में नहीं लेना होगा। बाकी हर सिचुएशन में आपको मदर का कंसेंट लेना जरूरी है। सिंपल, आगे बढ़े। अब बता रहे हैं
कि भाई शुरू में तो वो बोल रहे हैं कि एक फादर के पास ही एक राइट है बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए और उसके ये रिक्विजिशंस हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि एक जो मदर भी है ना, वो भी एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है। कब कब दे सकती है? वो बोलते हैं जब फादर डेड हो, फादर हो ही नहीं, ही हैज डाइड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फादर ने इस दुनिया को रिनाउंस कर दिया है, या फादर जो है अब वो हिंदू नहीं रहे, या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस फादर को अनसाउंड माइंड का ठहरा दिया है। सिंपल, ठीक है। तो these are the ways in which a mother can give a child in adoption. Simple? Okay. Next, let's talk about one special circumstance. वो special circumstance क्या गारंटी करती है? वो बोलती है जो एक गार्डियन भी है ना एक चाइल्ड का, वो भी एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है with the previous permission of the court where both the mother and the father are dead or have completely renounced the world or have abandoned the child. यानी कि देखो समझो, बोलते हैं यहाँ पे कि एक गार्डियन भी जो होगा, ठीक है, एक कोई ऐसा पर्सन, एक कोई ऐसा ट्रस्ट, एक कोई ऐसा बॉडी जो कि एक बच्चे की देखरेख करता हो, ठीक है, वो भी एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। कब? प्रोवाइडेड आपके पास कोर्ट की इस चीज से परमिशन हो। तो यहाँ पे इस केस में जो हम अभी कर रहे थे, यहाँ पे आपने देखा था एक सिंगल मदर थी, उसने वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट मुंबई से एक बच्चे को अडॉप्ट किया था एंड फॉर दैट शी हैड टेकन द परमिशन ऑफ द कोर्ट। रिमेंबर क्यों लिया था? क्योंकि हिंदू मैरिज वो सॉरी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इस चीज को रिक्विजिशन करता है कि आपने परमिशन लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट यहाँ पे जो था, क्या वो एज अ गार्डियन फंक्शन कर रहा था इन दिस सिचुएशन? यस और नो? यस। तो क्या अगर वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट को उस बच्चे को अडॉप्शन में देना है तो क्या कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी थी? हाँ थी। अब वो बोलते हैं कि आप सिर्फ तब और तभी और क्या बोलते हैं, गार्डियन सिर्फ तभी एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है जब मदर या फादर दोनों डेड हो, ठीक है। दूसरी चीज, उन दोनों ने इस वर्ल्ड को कंप्लीटली रिनाउंस कर दिया हो, उन लोगों ने बच्चे को अबैंडन कर दिया हो, या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उन दोनों को अनसाउंड माइंड का बोल दिया हो, ठीक है। और वो बोलते हैं जहां पे हमें ये नहीं पता हो कि एक बच्चे के माँ बाप कौन है, तो चाइल्ड को आप अडॉप्शन में दे सकते हैं विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्डियन हिमसेल्फ। एक गार्डियन चाहे तो वो भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ अस अप टिल हियर? मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, चलिए। अब यहां पे वो बोलते हैं कि कोर्ट कब परमिशन देगा किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए? जब कोर्ट को ये बात की संतुष्टि हो या ये बात से अग्री करे कोर्ट की ये जो अडॉप्शन हो रहा है इस बच्चे का, ये हो रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस वेरी स्टूडेंट, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस वेरी चाइल्ड। दूसरी चीज, उस बच्चे को आप जो अडॉप्शन में दे रहे हैं, आप सामने वाले से उसके लिए पैसे नहीं ले रहे हो, इट इज नॉट एन एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है, ठीक है। अब कोर्ट ने यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन था इस केस के अंदर कि एक सिंगल मदर थी, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। अब वो मदर चाहती थी कि जो उनका अडॉप्टेड सन है वो उस मदर की कास्ट को इनहेरिट करे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप एक किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो यानी कि आप अपनी फैमिली में ला रहे हो। अगर आप उस बच्चे को अपनी फैमिली में ला रहे हो तो उस बच्चे को आप अपनी फैमिली का पार्ट बना रहे हो फॉर ऑल द पर्पसेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि क्या वो अडॉप्टेड सन कास्ट ले सकता है ऑफ द अडॉप्टेड मदर, यस और नो? कोर्ट ने कहा भाई बिल्कुल से ले सकता है। और यही सेम चीज वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ रमेश भाई दत्तभाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। याद रखना एक चीज, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, शैल वी मूव फ्रॉम हियर ऑन? क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ मेल कैन go for adoption, a Hindu male can go for adoption? What are the circumstances in which a female can go in for adoption? What are the circumstances in which a guardian can give a child in adoption? And what are the circumstances in which a court will grant permission for a child to be adopted? क्या ये सब हमको यहां तक क्लियर हो गया है? ठीक है,
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा डिस्क्लेमर है, ये वीडियो हल्की सी लंबी होगी क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं मैं आपको सबको इस वीडियो में बता दूं। तो इन केस आप माइंड करते हैं इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए, ट्रिक है, ट्रिक ये है, ऊपर सेटिंग्स में जाइए और स्पीड को आप 1.5x की स्पीड पे कर सकते हैं इफ एट ऑल यू वांट टू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज hawkers can't claim the right to leave the goods and wares at the hawking place। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये केस आया था बिफोर M.R. शाह एंड B.V. नागरत्ना। अब यहाँ पे हुआ क्या, देयर वाज दिस वन पर्सन नेम मदन लाल, उन्होंने यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो उनको एक परमिशन ग्रांट करे कि जहां पे भी वो हॉक कर रहे हैं, यानी कि अपना ठेला लगा रहे हैं, अपना सामान लेके खड़े हो रहे हैं, वहां पे उन्हें ये परमिशन मिल जाए कि वो अपनी गुड्स को वहीं पे छोड़ के चले जाएं, ठीक है। हॉकर्स क्या होता है समझ गए ना, वो ठेले वाले। कभी तुम मार्केट जाते होगे तो तुम देखते होगे वहां पे कुछ ठेले वाले भैया ऐसी कुछ कुछ चीजें बेचते रहते हैं, राइट। दोज आर द हॉकर्स, राइट। तो अब इन्होंने यहाँ पे कोर्ट के अंदर ये क्या बोलते हैं, कोर्ट के अंदर ये केस डाला इन फ्रंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट कि आप बोलिए दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को कि वो हमको ये परमिशन ग्रांट कर दें कि हम जहां पे भी हॉक कर रहे हैं, जहां पे भी हम ठेला लगा रहे हैं, वहां पे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज रख के छोड़ के चले जाएं ओवरनाइट, ठीक है। अच्छा, अब कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना था? कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि देखो भाई, हॉकर्स को एक परमिशन जरूर है हॉक करने की अपना, क्योंकि वो एक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में आता है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर आता है, तो उन्हें जरूर से परमिशन तो है कि वो हॉक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप ये जो हॉकिंग करेंगे दैट हैज टू बी नेसेसरीली एज पर द हॉकिंग पॉलिसी, और उसके अगेंस्ट वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। साथ ही साथ कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर बात कही कि हम यहाँ पे बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल भी ये राइट नहीं है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज ओवरनाइट कहीं पे भी छोड़ के चले जाएं आफ्टर यू आर डन हॉकिंग। उन्होंने कहा द एंटायर पर्पस ऑफ हॉकिंग इज कि आप आओ, अपना ठेला लगाओ, आप हॉक करो, सामान अपना बेचो, पुट इट ऑल बैक ऑन टू योर ठेला एंड देन टेक इट बैक टू योर होम। अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं या वहां पे छोड़ रहे हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो हॉकिंग पॉलिसी के अगेंस्ट ही है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पे जो बात मैंने आपको कही वही बताया, फिर साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे ये जो हॉकिंग का प्रोफेशन मैं आपको बता रही थी, बिजनेस कह लो, प्रोफेशन कह लो, उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा, ध्यान से पढ़ना, वेट अ मिनट, उन्होंने कहा हॉकिंग का मतलब ये होता है कि एक हॉकर आए एक एलोकेटेड या डिमार्केटेड एरिया पे ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ हॉकिंग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, और वो वहां पे अपनी हॉकिंग करे, अपना ठेला लगाए, और वो उस एरिया को अलोंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज छोड़ के चला जाए, मतलब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लेके चला जाए और उस एरिया को भी विकेट कर दे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा अगर आपने हॉकिंग करनी है तो आपने यहाँ पे हॉकिंग को एज पर द हॉकिंग पॉलिसी ही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि मैम क्या ये जो हॉकिंग का राइट है, क्या ये एक फंडामेंटल राइट है ऑफ दोस हॉकर्स, यस और नो? मैंने कहा हाँ, वो बिल्कुल से एक फंडामेंटल राइट है, और यही सेम बात कही गई थी इन द कैलकाटा हॉकर्स एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने कहा हॉकर्स के पास जरूर से एक राइट है कि वो हॉकिंग करें, बिकॉज दैट इज गारंटीड टू देम बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, which guarantees what right to freedom of occupation, profession and business, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा ये राइट उनके पास जरूर है, पर क्या ये राइट एब्सोल्यूट होगा? नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो इनका राइट है, दिस हैज टू बी बैलेंस विद द राइट ऑफ द कम्यूटर्स टू मूव अराउंड फ्रीली। कम्यूटर्स कौन होते हैं? कम्यूटर्स मतलब जो लोग आसपास रोड के ऊपर चलते हैं ना, जैसे आप या मैं मार्केट जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर बी अ सर्टेन हॉकर्स जो कि ठेला लेके खड़े होंगे वहां पे, बट आप और मैं भी तो उस रोड पे कम्यूट करेंगे, आएंगे जाएंगे, है ना। हमारा भी एक राइट है कि भाई हम भी उस रोड को फ्रीली यूज करें। तो उन्होंने कहा दिस हैज टू बी बैलेंस विद द राइट ऑफ द विद द राइट ऑफ द कम्यूटर्स टू यूज दिस वेरी रोड, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे नेशनल हॉकर्स पॉलिसी ऑफ 2019 बताई। वो कहते हैं यहाँ पे कि कोई भी जोनल कैटेगरी जो है वो 3 एरिया में डिवाइड होगी। सबसे पहले कुछ ऐसे जोन्स होंगे जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू हॉकिंग। दूसरे कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे आप हॉकिंग कर तो सकते हैं पर वहां पे रिस्ट्रिक्शन होगी।
और कुछ ऐसे जोन्स होंगे जहां पे आप बिल्कुल भी हॉकिंग या वेंडिंग नहीं कर सकते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कहां पे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? दैट इज द टाउन वेंडिंग कमिटी। अब यहां पे ये बोलते हैं कि हर स्ट्रीट जो होगी वो रजिस्टर्ड होगी अंडर देयर सुपरविजन। किसके सुपरविजन के अंदर? टाउन वेंडिंग कमिटी के ऊपर। ये यहाँ पे सिटी स्पेसिफिक जोनिंग लॉज लाएंगे और ये यहाँ पे कंसेंसस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि हॉकर्स एक स्टेक होल्डर हैं, कम्यूटर्स एक स्टेक होल्डर हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे लॉज बनाएंगे। लेकिन इन्हें साथ ही साथ ये इंश्योर करना है कि एक बैलेंस बनाए बिटवीन द यूजेबल स्पेस, कि वो कितनी स्पेस यूज कर सकते हैं, एंड द नंबर ऑफ वेंडर्स, और ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें ऑन टू द इशू ऑफ ट्रैफिक। मतलब कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानो कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रोड, ठीक है, अब आपने हॉकर्स को यहां तक के बुला लिया है, ठेले वाले भैयाओं को यहां तक बुला लिया है, और जो कम्यूटर्स हैं उनके पास इतनी सी जगह बची जाने आने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने इन दोनों ही चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। किन दोनों चीजों के बीच में? इफ आई मे रिपीट माई सेल्फ, फर्स्ट इज द राइट ऑफ द हॉकर्स टू हॉक, क्योंकि ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। देन ऑन द अदर हैंड जो कम्यूटर्स हैं, जो कि उस रोड पे कम्यूट करेंगे, उनको भी उनको भी एक राइट है कि वो उस एरिया को यूज करें फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटेशन। उनका भी एक राइट है। इन दोनों राइट्स को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एक एरिया में कितने नंबर ऑफ हॉकर्स रहेंगे, कितना कैसे क्या रहेगा, कब कब हॉकिंग परमिट है, जितने भी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन देखेगा? टाउन वेंडिंग कमिटी। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, पक्का? शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, ओके। Now comes an important case. Acha, now Delhi High Court judges differ on the constitutionality but agree that Supreme Court should settle the issue. RIT Foundation versus Union of India. I think all the students who are from LE, Legal Edge, I think मैंने बहुत amply बता दिया है आप लोगों को कि इस बार दो चीजों पे फोकस करना। फर्स्ट इज द मैरिटल रेप थिंग बिकॉज इट हैज बीन इनटू न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। सेकंड इज जस्टिस मदन बी लोकर फॉर रीजंस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डेवलपमेंट हुई है और इस न्यूज को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और मार्च मैंने आपको पूरा मैरिटल रेप का पूरी चीज बताई थी कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा एक्सेप्शन वर्क करता है, व्हाट इज दिस आर्टिकल 370, वो सॉरी, व्हाट इज दिस सेक्शन 375, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू। मैंने इन डिटेल वहां पे आपको पूरा बताया हुआ है। आप चाहें तो वो जाके वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से, टू माय अंडरस्टैंडिंग, इफ यू सी, मुझे लगता है इस बार इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक ये मैटर गया है विच इज द RIT फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्लीज 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 नोट, इट कैन बी वेरी वेल बी अ पॉसिबिलिटी कि ये आपसे केस का नाम पूछ ले, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस है। तो ये आपको क्या याद रखना है? यस, आपको याद रखना है। क्या आपको यहाँ पे बेंच का नाम याद रखना है? हाँ, आपको बेंच का नाम याद रखना है। स्पेसिफिकली दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपको ये पूछी जा सकती है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। बट ऑल दोस पीपल हु आर अपियरिंग फॉर क्लैट ऑल्सो, ये आप भी याद रख लीजिएगा। आई थिंक इन द रिसेंट पास्ट 2020 के पेपर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने पुट्टुस्वामी जजमेंट की साइटेशन पूछ ली थी, राइट? तो ये कोई भी सरप्राइज नहीं होगा कि वो इस बार भी अगर आपसे किसी इंपॉर्टेंट जजमेंट का कुछ कुछ ऐसा पूछ ले, तो आप बिल्कुल से इन सारे सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिएगा। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है मैं आपको बार बार सामने से बताती रहती हूँ। साथ ही साथ आपका लीगल ई का जो अपडेटेड वर्जन आया है, राइट, आई थिंक यस्टरडे इट वाज रिलीज, उसको भी ध्यान से देख लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स में चेंजेस हुए हैं, मैंने वो सब एक जगह पे कंपाइल करके आपको दे दिए हैं। रिमेंबर टू गो थ्रू इट इन इंटायरिटी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम डेविएट ना हो। अच्छा, अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक ये मैटर गया था कि क्या जो एक्सेप्शन 2 है टू सेक्शन 375, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है? ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शन है वो ये बोलता है दैट सेक्सुअल एक्ट बाय अ वुमन विथ हिज वाइफ इज नॉट रेप। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 375 का एक्सेप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन है, ये हम क्लास में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। If I talk to you about this case
ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर क्या एज दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्शन क्लॉज विथ रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जब मैरिटल रेप उन लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो व्हाट इज द एज गिवन देयर कि कब तक आपके पास एक प्रोटेक्शन रहता है कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर मैरिटल रेप का केस कर सकते हैं अंडर दिस वेरी केस। डू लेट मी नो। साथ ही साथ एक और चीज मुझे बताना, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वॉज उसके अंदर बेंच कौन सी थी, ठीक है, व्हाट वाज द बेंच ऑफ जजेस जिसने इस डिसीजन को या इस जजमेंट को दिया था, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अच्छा, तो अब यहाँ पे दो जो जजेस थे वो थे जस्टिस सी हरी एंड, एक सेकेंड रुकिएगा, जस्टिस सी हरी एंड जस्टिस राजीव शकदेर, ठीक है। अब जस्टिस राजीव शकदेर का ये कहना था कि जो एक्सेप्शन है टू सेक्शन 375 वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक आप मैरिड वुमेन को कोई प्रोटेक्शन नहीं दो टू फाइल अ केस ऑफ रेप अगेंस्ट अ हस्बैंड, वेयर एज यू गिव दिस प्रोटेक्शन टू एन अनमैरिड वुमेन। तो उन्होंने कहा ये तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वेयर एज जस्टिस सी हरी का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो एक्सेप्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कभी भी नहीं है। उन्होंने कहा अगर हमने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया तो जो मैरिज होती है, मैरिज का कंसेप्ट जो है वही हम ऑल टुगेदर रिलेवेंट ठहरा देंगे। ये मेरे व्यूज नहीं है, उनके व्यूज हैं। प्लीज 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 इस बात पे क्लियर रहना। साथ ही साथ रिमेंबर वन थिंग, हाउ डू आई पुट इट फॉरवर्ड, when any such matter that we discuss in class which is a little controversial, ठीक है, be it like the hijab ban issue, be it like the marital rape case or anything of that sort, never 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 I am going to give you my opinion onto it because my opinion is absolutely irrelevant to you. I'm not a judge or anything of that sort. और आपका पेपर का अगर मैं पैटर्न भी देखूं तो वो कहीं पे भी आपसे ये नहीं पूछते हैं कि what do you feel on the situation. So be assured that I'm not going to answer such questions. I am here just to tell you as to what the court was discussing. So never, never, never expect something like this from my end because I have absolutely no say on it. Even if I have, I think I have the liberty or the freedom to keep such opinions to my own self, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो इम्प्यून्ड एक्सेप्शन है वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को। इम्प्यून्ड एक्सेप्शन, याद रखना एक और वर्ड, इम्प्यून्ड का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार अपने पैसेजेस में जो आपके लीगल में आते हैं वहां पे इम्प्यून्ड सेक्शन पढ़ा होगा, इम्प्यून्ड जजमेंट पढ़ा होगा। इम्प्यून्ड मतलब होता है कि समथिंग दैट इज अंडर चैलेंज, ठीक है। तो ये इम्प्यून्ड एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन वाज अंडर चैलेंज, तो उन्होंने कहा ये एक्सेप्शन जो है ये कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ये आर्टिकल 14, 19 और 21 को वायलेट करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, लाइक्स बी ट्रीटेड अलाइक। क्या मतलब है? आई थिंक आई हैव बीन आस्क्ड दिस वन क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया अ लॉट, ठीक है। देखो, likes be treated alike. For example, we all have the right to equality, and I think this is one classic example जिससे आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो भी सकता है आपने बहुत बार सुना हो, बट एक और बार मैं बता देती हूँ। हम सबके पास ये राइट है ऑफ राइट टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी। जितना राइट आपके पास है टू अप्लाई टू अ गवर्नमेंट पोजीशन, उतना ही राइट मेरे पास है, उतना ही राइट किसी और के पास भी है, ठीक है। However, if we see somebody who is coming from a who is not economically that sound or who is physically challenged or any such matter, तो हम उसको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं ओनली इन दैट केस। तो वो कहते हैं जितने भी लोग अलाइक हैं, यानी कि आप, मैं और हम सब, जो कि मे बी हम सारे लोगों के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वी ऑल आर अलाइक, हम सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर हम सब लोगों में से किसी को कोई डिसेबिलिटी है, किसी को कोई एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करता है, विच हैज seen a lot of issues in the past or something of that sort, तो क्या हम उसे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ। क्यों दे सकते हैं? because of this very concept called intelligible differentia, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो है which preaches right to equality, वो कहता है बात ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वो बोलता है where two classes of persons are treated differently, अगर दो क्लासेस के लोगों को आपने डिफरेंटली ट्रीट किया है तो ये बात स्टैब्लिश हो जानी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है,
ठीक है, वो बोलते हैं कि उनको आप तभी इक्वली ट्रीट करोगे जब ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि वो दोनों एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए और एक लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द वे लॉ ट्रीट्स टू क्लासेस डिफरेंटली। वो बोलते हैं कि एक लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर लॉ किसी दो क्लासेस के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है तो उसके ऊपर क्या रैशनल नेक्सस है, क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है, वो भी देखना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई मे टेल यू, लाइक क्या बोलते हैं, हम सबके पास एक राइट है कि वी क्या बोले, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल वी ऑल हैव द राइट कि हम अगर हम जैसा भी काम करना चाहें हम कर सकते हैं। हाउएवर हम चाइल्ड लेबर की बात, अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो वहां पे जो कुछ चिल्ड्रन हैं उन्हीं को ही कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है कि इतने से इतनी एज के बच्चे चाइल्ड लेबर के अंदर एंगेज नहीं कर सकते। या हम कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल्स के लिए अगर हम कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बनाते हैं कि फीमेल्स को हमें इन राइट एक जॉब्स के अंदर प्रमोशन के लिए या उनको कुछ रिजर्वेशन देनी चाहिए या कुछ, तो हम वो कहते हैं कि वहां पे एक लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए एज टू व्हाई वी आर डूइंग इट, कैन नॉट बी ऑन टू द बेसिस ऑफ आवर ओन विम्स एंड फैंसीज, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये भी चीज बताई है। लेकिन अगर मैं इस जजमेंट की बात करूं और मैं यहाँ पे ये बात करूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि ये जो दो जजेस हैं, दैट इज जस्टिस राजीव चकदेर एंड जस्टिस सी हरी, इनके क्या ओपिनियन से आपको ये भी देखना रहेगा। हो सकता है वो आपको इन वन लाइनर ये पूछ ले। एक और चीज याद रखना, क्लैट के अंदर अभी वाला जो पेपर हुआ था 2021 का पेपर जो हुआ था, जो जूरिसडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, उस पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन टू योर लीगल नॉलेज ओनली, कि किस कोर्ट के पास कैसा जूरिसडिक्शन होगा। वो क्वेश्चन जो था दैट कुड नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, वहां से आप निकाल ही नहीं सकते थे आंसर। तो वो आपका एक लीगल नॉलेज का क्वेश्चन हुआ। समथिंग लाइक दिस कैन ऑल्सो कम, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होगे अगर लीगल एच के मॉक्स में भी स्पेसिफिकली इफ आई टॉक टू यू अबाउट द लीगल रीजनिंग का सेक्शन, वहां पे तुम देखना हम कभी कभी तुमसे लीगल मैक्सिम पूछ लेते हैं। वाई सो? इसीलिए क्योंकि जैसा क्लैट 2021 ने किया था कि उन्होंने आपसे लीगल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया था, एक क्वेश्चन था जो कि डिसाइफर नहीं हो रहा था फ्रॉम द पैसेज, तो हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे अपनी लीगल नॉलेज लगाई थी और वहां पे आंसर निकाला था। सिमिलरली वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक दैट। एक और चीज देखना, क्लैट 2020 के पेपर में डिफेमेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ गया था। इस डिफेमेशन अ सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग और बोथ, ठीक है। वहां पे भी तुम देखोगे पैसेज से ये बात डिराइव हो ही नहीं रही थी, लेकिन वहां पे भी आपको अपनी लीगल नॉलेज लगानी पड़ी थी। तो समथिंग लाइक दिस अगेन यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट इन योर पेपर, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आई थिंक हाँ दिस इज द लास्ट न्यूज दैट वी हैव एंड आई एम रियली सॉरी इफ द वीडियो इज टू लॉन्ग बट आई रियली वांट टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। तो या अगर अच्छा वीडियो अच्छी लग रही हो तो डू डेफिनेटली गो एंड लाइक, प्रेस द लाइक बटन। इट जस्ट बूस्ट आवर मोरल। हमको भी अच्छा लगता है कि भाई पीपल आर लाइकिंग एंड इवन वी आर मोटिवेटेड कि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is Madras High Court declares Mother Nature legal person with rights, duties and liabilities, और ये कहाँ बोला गया है, इन ए पेरिया कारूपन वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। अब यहाँ पे जज कौन थी ये बात ध्यान से देखना, इट वाज जस्टिस एस श्रीमती, ठीक है। अच्छा, ये किसके सामने केस गया था, ये केस गया था बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि जो मदर नेचर है वो भी एक लीगल पर्सन है। एक बार की बात है दैट दे हैड आस्क्ड दैट अ डेटी, अ हिंदू डेटी जो रहती हैं, क्या वो एक लीगल पर्सन है कि नहीं है। सिमिलरली लाइक दिस, इस बार की अगर मैं पेपर की बात करूं तो वो आपसे वेरी वेल ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मदर नेचर क्या एक लीगल पर्सन है, हाँ कि नहीं। तो your answer, if at all you've seen this video, is going to be yes, कि एक मदर नेचर को हम एक लीगल पर्सन जरूर से मानते हैं। अब यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट की कौन सी बेंच ने ये जजमेंट दिया था, इट वॉज द मदुराई बेंच। उन्होंने कहा कि भाई मदर नेचर जो है उसके पास एक ये राइट है, एक ड्यूटीज है, लाइबिलिटीज है ऑफ अ लिविंग पर्सन, और उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो मदर नेचर है हमें उसे एक लिविंग बीइंग मानना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि वो एक लीगल एंटिटी है, लीगल पर्सन है, जुरिस्टिक पर्सन है, जुडिशियल पर्सन है, मॉरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास भी स्टेटस है एज दैट ऑफ अ लीगल पर्सन।
और कोर्ट ने यहाँ पे ये जो कुछ भी बोला था वो बोला था बाय इन्वोकिंग द पेरेंट्स पैट्री jurisdiction. What is this parents patry jurisdiction? We will understand in some time. बट पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे जो इतनी बड़ी बात कही है कि मदर नेचर एक लीगल पर्सन है, एक जूरिस्टिक पर्सन, एक मॉरल पर्सन है, हमें उसे एक लीगल पर्सन ग्रांट करना चाहिए। तो ऐसा कहा तो कहा क्यों, बात शुरू हुई तो हुई कहां से? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देयर वाज दिस वन पिटिशनर, उसने एक पट्टा नंबर इशू किया था टू दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन मगमलाई फॉरेस्ट लैंड। पट्टा नंबर क्या होता है? देखो, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है टू द ओनर ऑफ अ लैंड। अब यहाँ पे ये लैंड कैसा था? ये एक फॉरेस्ट लैंड था, लेकिन पेटिशनर ने भला ही वहां पे वो एक फॉरेस्ट लैंड था, लेकिन उन्होंने किसी को एक पट्टा इशू कर दिया था कि ये लैंड के ओनर तो आप हो। तो कोर्ट ने कहा कि यार ये बात तो गलत है। उन्होंने कहा ऐसे आपको नहीं करना था, इफ इट वाज अ फॉरेस्ट लैंड, ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा मदर नेचर को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन या चेंज नहीं करें टू द इकोसिस्टम। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप नेचर को भी डिस्ट्रॉय करने लगो। अगर वो एक फॉरेस्ट लैंड था तो आप क्या किसी को दे सकते थे? क्या आप किसी को एज द ओनर ऑफ दैट लैंड बना सकते थे इफ द गवर्नमेंट होल्ड्स दैट लैंड? यस और नो? नहीं। उन्होंने कहा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि ये क्या हुआ? सस्टेनेबल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एसडी, सस्टेनेबल डिस्ट्रक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि हम चीजों को डेवलप तो करें, लेकिन हम ऐसे डेवलप करें दैट वी टेक द नीड्स ऑफ अ फ्यूचर जनरेशंस टू कम आल्सो इन माइंड, एंड उस रिगार्ड्स में हम अपना पूरा डेवलपमेंट करें। यानी कि डेवलपमेंट होना है, ये बात अश्योर्ड है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, फॉर दिस यू विल हैव टू टेक टू थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी नीड्स क्या क्या रहेंगी उसको ध्यान में रखिए, और हमारे पास कितनी क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखिए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करोगे तो ही जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोल आजकल हम सुनते हैं कि इतना ज्यादा स्केर्स होता जा रहा है, या हम सुनते हैं कि वाटर के ऊपर ही हमारी आगे जाके कल को बैटल हो सकती है या कुछ। तो हमें जो भी चीजें यूटिलाइज करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी यूटिलाइज ना करें कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन हैं उन्हीं को ये चीजें नहीं मिल पाए। तो यूज इट। You want to go for development, you can certainly go for development, but keep the needs of the future generations to come also in mind while exploiting these resources, right? उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जो कर रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड आप किसी को ओनर बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं विदाउट इवन टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दिस इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट दिस इज सस्टेनेबल डिस्ट्रक्शन। क्लियर? ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे ये बात कही कि हम जब ये कहते हैं कि हम एक मदर नेचर को लीगल पर्सन बना देते हैं, तो हमने कहा कि जो मदर नेचर के राइट्स हैं वो अकिन है, यानी कि सेम है एज दैट ऑफ फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर सर्वाइवल, सेफ्टी एंड सस्टेनेंस। यानी कि जो मदर नेचर के पास राइट्स हैं वो ऐसे ही हैं जो कि फंडामेंटल राइट आपको गारंटी करते हैं, लीगल राइट्स आपको गारंटी करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको गारंटी करते हैं। अच्छा, अब ऊपर मैंने ये बताया था कि मदुराई बेंच ने ये जो कुछ भी कहा है ये इसलिए कहा है बिकॉज देयर इन इट हैड इन्वोक्ड पेरेंट्स पैट्री jurisdiction. इफ आई were to make your paper, मैं आपसे इसका मीनिंग पूछती, ठीक है, बट अभी मैं कंसोर्शियम में नहीं हूं, बट मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। पेरेंट्स पैट्री jurisdiction का मतलब होता है पेरेंट्स ऑफ हिज और हर ओन कंट्री। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि स्टेट जो है वो एक सोवरेन है। स्टेट के पास एक कैपेसिटी है कि वो प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन टू दोज हु आर अनएबल टू केयर फॉर देमसेल्फ, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास एक स्टैंडिंग है कि वो एक लॉ सूट फाइल कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजंस, स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ समवन हु इज अंडर लीगल डिसेबिलिटी टू प्रोसिक्यूट द सूट। अगर आप खुद एक सूट नहीं फाइल कर सकते हैं तो गवर्नमेंट आपके बेस के आपके उस राइट के लिए केस एक कर सकती है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इस वीडियो जब भी हमारी खत्म हो जाती है, नॉन सुई जेनरिस का मुझे मीनिंग बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म नॉन सुई जेनरिस जुरिस? ठीक है, ओके। अच्छा, अब तुमने कहा, एक और बात तुम्हारे दिमाग में आई कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है मदर नेचर के साथ हो रहा है, वाई इज द स्टेट और वाई इज द गवर्नमेंट वो यहाँ पे क्यों चक रही है? ठीक है, तो अभी केस हुआ था हेलर वर्सेस डीओई,
यहाँ पे जस्टिस कैनेडी ने कहा था कि स्टेट के पास एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट है अंडर द पेरेंट्स पैट्री पावर्स इन प्रोवाइडिंग केयर टू इट्स सिटीजन। तो आपके अगर दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैम यहाँ पे स्टेट क्यों इतना चक रहा है, स्टेट को क्या है केस करने का, डेवलपमेंट हो रहा है होने दो। तो उन्होंने कहा कि अगर स्टेट को हमने इसलिए ये पावर दी है क्योंकि स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपने सिटीजन्स को केयर दे सकती है और उन सिटीजन्स को केयर दे सकती है जो कि अपने आप के लिए खुद केयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक और ये केस हुआ था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस। यहाँ पे कहा था कोर्ट जो है वो खुद भी एक स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर कोर्ट या स्टेट एक पेरेंट्स पैट्री जुरिस्डिक्शन को लेके एक केस फाइल करती है अगेंस्ट सच इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग, कैन दिस हैपन? यस, इट कैन वेरी वेल हैपन। साथ ही साथ तुम्हें यहाँ से एक और चीज थोड़ी सी अनरिलेटेड है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑल्सो हैज सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन। अगर वो देखती है कहीं पे कोई एनवायरमेंटल कंसर्न है तो क्या वो उस मैटर को खुद से एजुडिकेट कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, वो बिल्कुल से कर सकते हैं। So, guys, this was it from my side for the current legal knowledge for the month of April and May. And I really hope कि आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अब यहाँ पे मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट वॉज कि इंडिपेंडेंट थॉट्स के अंदर क्या एज लिमिट लिखी गई है, और दूसरा ये कि नॉन सुई जूरिस का मीनिंग क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड फॉलो अस ऑन टू आवर वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। साथ ही साथ एज योर एग्जाम इज ऑलमोस्ट देयर इन द नेक्स्ट 9 or 10 days आई बिलीव, आपको अगर हमारे साइड से कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, आपको अगर हमारे साइड से कोई भी वीडियो चाहिए हो, do let us know in the comment section below. We'll definitely try to come up with more such interesting videos. I have two plans in mind. Do let me know आपको कौन सा प्लान अच्छा लगता है। अगर हुआ तो मैं जरूर से वो करूंगी। फर्स्ट इज कि हम लोग जितनी भी करंट लीगल नॉलेज हुई है ऑल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ईयर बोल रही हूँ, मंथ नहीं, और थ्रू आउट द ईयर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हो, मैं आपके साथ आके एक बार एक वो छोटी सी वीडियो में वो डिस्कस कर लूँ। फर्स्ट इज दैट। सेकंड इज कि मैं आपके साथ एक और रैंक बूस्टर सीरीज दे लूं। तो आप मुझे बता दीजिएगा आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली वी विल schedule our session. So guys, I will see you all some other day. Have a nice day. Wishing you all luck for your exam. Bye bye. Have a nice day.